वेलकम स्टूडेंट्स। समतल में आज त्रिविमीय ज्यामिति में अपन समतल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और इसके लिए समतल का समीकरण किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो आज अपन अध्ययन करेंगे। समतल का समीकरण किन किन स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है वो स्थितियां देखिए। सबसे पहली स्थिति, आपको अगर मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब की लंबाई दी हुई हो तथा इस अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश दिया हुआ हो, यह सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करने के लिए शर्त है। और इसी में यदि मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब की लंबाई दी हो और ये मात्रक सदिश नहीं देकर के इस अभिलंब के तिक कोसाइन दिए हुए हो तो इस रूप में आप कार्तीय समीकरण इसका निकाल लेंगे। वैसे ये दोनों ही स्वरूप समतल के अभिलंब रूप कहलाते हैं। तो पहली वाली स्थिति है वो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करना है, जिसकी स्थितियां ये आपको जो बताई है वो होनी चाहिए, सदिश रूप के लिए भी और कार्तीय रूप के लिए भी। इसी तरह से दूसरी स्थिति देखिए, आपको अगर ये दी हुई हो तो आप इससे भी समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या कि समतल जिस बिंदु से गुजरता है उसका स्थित सदिश दिया हो और समतल के अभिलंब कोई सदिश दिया हुआ हो, या वो समतल खुद मान लो किसी सदिश के अभिलंब हो, एक ही बात है। ऐसी स्थिति में आप उसका सदिश रूप में समीकरण निकाल सकते हैं। और यदि उस बिंदु के निर्देशांक दिए हों, स्थिति सदिश की बजाय उसके निर्देशांक दिए हों और अभिलंब सदिश देने की बजाय अभिलंब के दिक् अनुपात दिए हुए हों, तो आप कार्तीय रूप में इसका समीकरण निकाल सकते हो। ये दोनों ही स्वरूप जो है वो अदिश गुणांक रूप कहलाते हैं समतल के। और एक स्थिति यह हो सकती है कि आपको तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना हो, जिसमें तीन असंरेखीय बिंदु होने चाहिए, उनके स्थिति सदिश दिए होंगे तब तो सदिश रूप में निकाल सकते हो उसका समीकरण, और यदि उनके निर्देशांक दिए होंगे तो आप कार्तीय रूप में उसका समीकरण निकाल सकते हो। ये तीन स्थितियां आपको बताई हैं। तीन स्थितियों में से कोई सी स्थिति दी होने पर आप समतल का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। और आगे चल करके जो अपन प्रश्न हल करेंगे उनमें अपन देख लेंगे कि इनमें कौन सी स्थिति आपको दे रखी है, उसी के अनुसार अपन क्रिया करेंगे इसमें। और सबसे पहले आज अपन इस स्थिति को लेकर के चल रहे, पहले जो पहली वाली स्थिति है, यदि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो देखिए। आप इनको नोट करना चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले अपन अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करने जा रहे हैं इस स्थिति में। और इस स्थिति में मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको ये प्रश्न जो अपन इसका समीकरण ज्ञात करेंगे क्वेश्चन के रूप में लिखूंगा कि क्वेश्चन है आपके, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब की लंबाई p हो तथा इस अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश n कैप हो। यह स्थिति आपको प्रश्न में दे रखी है। मान लीजिए वैसे भी मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, नए क्वेश्चन हो तो भी आप डायरेक्ट इस रूप में समीकरण जो है वो देखिए समतल का किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं अपन। मैं आपको पूरी विधि ये बता देता हूं, उसके बाद में सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये मान लीजिए आपके यहां पर ये अक्ष है और ये कोई भी समतल है इस तरह से, ये मूल बिंदु है, इससे समतल के ऊपर अभिलंब मान लिया अपन ने खींचा ओपी, ये अभिलंब है। यहां पर माना मूल बिंदु से
समतल पर अभिलंब OP की लंबाई बराबर P है। माना OP सदिश OP के अनुदिश मात्रक सदिश n कैप है। इस पर आप कोई भी एक स्वेच्छ बिंदु ले लीजिए। हमारा समतल पर कोई स्वेच्छ बिंदु, कोई भी आप अपनी मर्जी से ले लो, जैसे अपन मान लो अपन A ले लेते हैं या N ले लेते हैं। स्वेच्छ बिंदु N है जिसका स्थिति सदिश R है। यहां पर मान लीजिए अपन ने ले लिया ये इस तरह से N बिंदु और इसका स्थिति सदिश ये R है। यहां पर P के अनुदिश मात्रक सदिश आपके N कैप है। P के अनुदिश जो OP है, OP के अनुदिश सदिश जो मात्रक सदिश है वो N कैप है। और चूंकि इसका परिमाण जो है, OP का परिमाण अपन कह सकते हैं या इसकी लंबाई कह सकते हैं, वो अपन ने P मान रखी है, इसलिए जो OP सदिश होगा वो सदिश बन जाएगा P इंटू N कैप। इस तरह से बन जाएगा। आपके सूत्र ध्यान होगा, A कैप बराबर A सदिश बटे A का परिमाण। किसी परिमाण को, सदिश के परिमाण को जब मात्रक सदिश से गुणा करते हैं तो सदिश बन जाता है। तो यहां पर ये OP सदिश जो है इसका परिमाण P है, अपन ने लंबाई P मान रखी है, और उसके अनुदिश मात्रक सदिश जैसे N कैप है तो P N कैप ये बन जाएगा आपके OP सदिश। और इधर ON सदिश है, ON सदिश ये आपने R मान रखा है इसका स्थिति सदिश ये। अब ये जो स्थिति आपके आएगी PN की, ये अब PN सदिश बन जाएगा R माइनस PN कैप। इस तरह से बन जाएगा ये कि त्रिभुज के नियम के हिसाब से देख लीजिएगा आप कि जो आपके PN है ये प्लस ये, त्रिभुज का यही नियम है, OP प्लस PN बराबर ON होगा। तो ON माइनस PN बराबर OP, इस तरह से ये आज के हो जाए PN हो जाएगा, ये PN बराबर ON माइनस OP, ये स्थिति आ जाएगी आपके। अब चूंकि ये PN सदिश है, ये सदिश और आपके OP सदिश ये परस्पर लंबवत है, क्योंकि जो PN सदिश है वो तो समतल पर मौजूद है और OP आपने अभिलंब डाला है। तो अभिलंब के जब ये लंबवत सदिश हो गया तो सदिश इस पे समतल पे जितने भी सदिश मौजूद होंगे सबके लंबवत होगा। तो ये सदिश इसके लंबवत होने के कारण से ये आ जाएगा आपके OP और डॉट PN, और ये लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल चूंकि 0 होता है इसलिए ये बराबर 0 हो जाएगा। या PN को पहले लिखना चाहो तो चाहे PN को लिख लेना, PN डॉट OP इस तरह भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लेना चाहे। इनका अदिश गुणनफल कर दो, देखो R माइनस PN कैप और OP सदिश आपके वही जो आपने पहले निकाला था PN कैप, इनका गुणनफल ये 0 हो जाएगा। आप इनकी देखिए इस P तो जो है इसका तो भाग दे दो और ये R माइनस PN कैप डॉट N कैप बराबर 0, भाग आपने P का दे दिया है क्योंकि P इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप जो अशून्य राशि है उसका भाग दे सकते हो। और इनका जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा आपके R डॉट N कैप माइनस PN कैप डॉट N कैप बराबर 0। ये N कैप स्क्वायर हो जाएगा, सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग, तो N कैप का जो स्क्वायर जो आप कहोगे तो उसके मापांक के बराबर हो जाएगा। और मात्रक सदिश का मापांक चूंकि 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये स्थिति आ जाएगी आपके R डॉट N कैप माइनस P बराबर 0, या
आर डॉट एन कैप बराबर पी। ये सूत्र आपके बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कौन कौन सी बातें चाहिए। आपको मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए P, और उसी अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात होना चाहिए ये, यानी ये लंबवत मात्रक सदिश है समतल के, जो कि मूल बिंदु से खींचा गया है। मात्रक सदिश है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कोई दूसरा सदिश या गुणा नहीं होगी। ये सूत्र आप इस तरह की स्थिति में काम में लेंगे जबकि आपको अभिलंब रूप में समतल का समीकरण निकालना हो, यानी आपको जो मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब से संबंधित जानकारियां हों, तभी आप इस सूत्र को काम में लेंगे, अन्य कोई स्थितियों में काम में ये नहीं आएगा। इसी की दूसरी स्थिति मैंने जो आपको बताई थी कि मान लीजिए आपको ये जो अभिलंब सदिश दे रखा है, इसके दिक् कोसाइन दे रखे हों, दिक् कोसाइन एल एम एन। आप जानते हैं कि मात्रक सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के दिक् कोसाइन एल एम एन होते हैं। तो इस स्थिति में देखिए ये एन कैप क्या बन जाएगा, यदि एन कैप बराबर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहां एल एम एन इसके दिक् कोसाइन है, ये आपको दे रखे हो, तथा आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये आपको बताया हुआ है पहले भी, रेखा के समीकरण में बता दिया था कि आर की जगह जब भी आपको मान रखने की जरूरत पड़े आप ये मान रखोगे। लंबाई वही पी है जो पहले थी वो, ये दोनों मान अगर आप इसमें रखोगे इस स्थिति में, आर की जगह ये और एन की जगह ये, तो इनका अदिश गुणनफल आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये आपके कार्तीय रूप कहलाता है समतल का। कार्तीय रूप में भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक्स वाई और जेड के गुणांकों के साथ में ये जो गुणांक है इन पदों के साथ में, ये इसके दिक् कोसाइन है, अभिलंब के दिक् कोसाइन है, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये उस अभिलंब की लंबाई है और लंबाई हमेशा धनात्मक रहेगी, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सामान्य स्थिति में जो समीकरण दिए हुए होंगे समतल के, उनको कई बार आपको इस अभिलंब रूप में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इन स्थितियों का ध्यान में रखना जरूरी है। ये जब अपन बदलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या विधि आपको काम में लेनी है। तब तक है फिलहाल आप इन दोनों स्थितियों को एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, अदिश गुणांक रूप में समतल का समीकरण सबसे पहले अपन सदिश रूप में ज्ञात करते हैं, और इसमें आपको कौन कौन सी बातें दी हुई होनी चाहिए। यह स्थिति देखिए कि माना समतल जिस बिंदु से गुजरता है उसका स्थिति सदिश मान लीजिए ए है, तथा इस समतल के अभिलंब कोई सदिश n है। यदि P कोई स्वच्छ बिंदु समतल पर हो जिसका स्थिति सदिश R हो, तो यह आपके AP, यह आपके जिस बिंदु A से गुजरता है, मान लीजिए उसका स्थिति सदिश बिंदु A से ले लेते हैं अपन यहां, तो AP सदिश बराबर हो जाएगा R माइनस A। ये सदिश R माइनस A बन जाएगा। ये R है, ये A है, त्रिभुज के नियम के हिसाब से आपके सदिश R माइनस A हो जाएगा। और इस AP के, चूंकि AP समतल में मौजूद है और समतल के अभिलंब n सदिश है, तो ये AP सदिश और n सदिश दोनों परस्पर लंबवत हो जाएंगे। लंबवत होने के कारण इनका अदिश गुणनफल जो है वो 0 होगा। अतः
r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, और इससे आपके समीकरण बनेगा r डॉट एन बराबर ए डॉट एन। यह समीकरण आप याद रखिएगा, यह सदिश रूप में। और चूंकि a स्थित सदिश है उस बिंदु का और n सदिश है इसके अभिलंब, इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो आप किसी राशि के, ये अदिश राशि बनेगी। इस अदिश राशि को आप किसी यदि राशि के बाद मान लें, यानी इस तरह से कि यदि a डॉट एन बराबर q हो तो r डॉट एन बराबर q, यह समतल का अदिश गुणांक रूप कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसमें, और जो आपको इससे पहले एक अभिलंब रूप में ये देखिए सूत्र बताया था, ये इन दोनों में बहुत अंतर है। यहां पर n कैप है, यहां n सदिश वैसे है बिना उसके मात्रक के। ये n कैप मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश है, और ये n सदिश उस समतल पे कहीं भी अभिलंब हो सकता है, इसका मूल बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी हो सकता है, समतल पर अभिलंब होना चाहिए बस केवल। यहां p मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब की लंबाई है, यहां इस q का उस लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां कोई मूल बिंदु से अभिलंब खींचा ही नहीं गया है, इसलिए q में और p में बहुत अंतर है। दूसरी बात जो आपको विशेष करके ध्यान रखने रही है वो ये है कि जो प्रश्नों में आपको समीकरण दिया हुआ होता है समतल का, वो इस रूप में ही दिया हुआ होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्नों में जितने भी समीकरण आपको दिए हुए होते हैं, आगे मान लो समतल संबंधी कोई जानकारी आपसे पूछी जाए तो जितने भी समीकरण दिए हुए होते हैं वो सारे इस रूप में होते हैं, और ये जो Q है ये a डॉट एन के बराबर होता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। समीकरण इसकी सहायता से निकलता है, ये उसका बदला हुआ स्वरूप है कि अंत में स्वरूप इस तरह से बनता है। ये मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी इसके संबंध में। ये सदिश रूप में आपके अदिश गुणांक समतल का समीकरण है, और अभी इसी को कार्तीय रूप में बदलने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए। कार्तीय रूप में बदलने के लिए आपको इस स्वेच्छ बिंदु P के निर्देशांक चाहिए, और जो सदिश n है वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि जो P है वो x y z हो तो r सदिश बन जाएगा, जैसे कि आप लेते आए हैं पहले भी, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये स्थिति बनेगी। और मान लीजिए आपके जो n सदिश है वो है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, क्योंकि आप जानते हैं कि सदिश में i कैप j कैप k कैप के गुणांक दिक् अनुपात होते हैं, मात्रक सदिश में दिक् कोसाइन होते हैं, और सदिश में सामान्य जो सदिश होता है उसमें i कैप j कैप k कैप के जो गुणांक है वो दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ abc जो है वो इस अभिलंब के दिक् अनुपात है, जरूर ध्यान रखिएगा। यहां मैं लिख भी देता हूं, ए बी सी सदिश n के दिक् अनुपात है, ये स्थिति है आपके। अब यहां पर यदि आप ये मान इस समीकरण में रखते हैं, इसमें r की जगह और n की जगह, और a, अब a जो है ये भी आपको कोई सदिश मानना पड़ेगा। माना सदिश a जो है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये है मान लीजिए सदिश, क्योंकि ये a बिंदु भी कहीं भी हो सकता है, आप समतल के ऊपर चर है कहीं पर भी हो सकता है, तो उसके निर्देशांक मान लिया अपन ने x1 y1 z1 है उस बिंदु के, ये तो उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर है कि हाँ होगा x1 y1 z1 के क्या मान होंगे। तो ये मान आप इसमें रख करके देखिए इस समीकरण में, अतः x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और डॉट ये n का मान रख दीजिए
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बराबर ए की जगह ए का मान रख दीजिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और यहां पर n की जगह n का मान आप रखेंगे तो वो आ जाए आपके ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। यहां से आप इधर जैसे इनकी गुणा करेंगे आपस में, इधर से आप इनकी गुणा करेंगे, तो ये कुल मिलाकर के आपको जो सरल करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो इसका कार्तीय रूप में समीकरण हो जाएगा, जो भी आपको संबंध इसमें दिए हुए हों। वैसे डायरेक्ट आप देखिए जब ये ज्ञात करते हैं, मान लीजिए इनको, या आपको जो सामान्य सूत्र कैसे लगाओगे, तो सामान्य सूत्र लगाने की स्थिति आप डायरेक्ट याद रखेंगे। किस तरह से? यदि समतल बिंदु x1 y1 z1 से जाता है, या यूं कह सकते हैं कि यह बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, यह समतल पर स्थित है या समतल में अंतर्विष्ट है, यह बिंदु, कई भाषाएं हो सकती हैं, तथा समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी हो तो समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0, यह समीकरण याद रखिएगा। और आप इसी की सहायता से समतल का समीकरण लिखेंगे। वैसे ये जो आप सरल करेंगे, ये स्थिति, ये जो स्थिति मैंने आपको बताई है, ये सरल करने पर स्थिति यही बनेगी। आप इसको यदि आप सरल करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। देखिए एक गुणनफल आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इधर से गुणनफल आएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1। आप इनको पक्षांतर करके a के गुणांक जो इकट्ठे करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस x1 बनेगा, b इंटू वाई माइनस y1 बनेगा, और c इंटू जेड माइनस z1 बनेगा बराबर 0। यह समीकरण इसी से निकाला गया है, इस गुणनफल से ही। मैंने गुणनफल यहां इसलिए आपको छोड़ दिया था कि कोई इस स्थिति में आपको अगर समीकरण निकालना है तो इस तरह से गुणा करना और बाद में उसको सरल करना। डायरेक्ट यदि आपको समीकरण लिखना हो तो डायरेक्ट समीकरण आप इस तरह से लिखोगे कार्तीय रूप में, और फिर उसमें जो भी स्थितियां आपके प्रश्न में दे रखी हों उनके अनुसार आप ए बी सी वगैरह के मान निकाल करके बाकी आप इस समीकरण को कंप्लीट करेंगे। तो ये कार्तीय रूप में समीकरण है, और ये समीकरण आपके, बल्कि ये मुख्य समीकरण ये है, इससे बदला हुआ ये है। ये समीकरण आपके अदिश गुणांक रूप में या सदिश रूप में ये समीकरण है। ये दोनों स्थितियां आप नोट कर लो। ये दोनों सूत्र आपको, ये सूत्र और ये सूत्र याद रखने हैं, और ये आपके प्रश्न में दिए गए सूत्रों का स्वरूप है, ये याद रखना है आपको। ये तीन असंरेखीय बिंदु, यानी एक सरल रेखा में नहीं होने चाहिए, समतल के ऊपर मौजूद हों। बिंदु ध्यान रखिए समतल पर ही होंगे, लेकिन एक सरल रेखा में नहीं होंगे। उन तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखिए आप कैसे लिखेंगे। इसके लिए जो मान लीजिए आपके तीनों बिंदु के स्थित सदिश दिए हुए हैं, माना समतल पर स्थित तीन बिंदुओं A, इसका स्थित सदिश A है, B इसका स्थित सदिश B है, और C जिसका स्थित सदिश C है। ये तीन बिंदु है। इन तीन बिंदुओं में जैसे मैं आपको एक थोड़ा चित्र की स्थिति बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये समतल है इस तरह से, और यहां पर ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये मान लीजिए बी बिंदु है, ये मान लीजिए सी बिंदु है, और ओ से इनके अगर आप स्थित सदिश देखना चाहें, ये मान लीजिए ओ बिंदु है, ये स्थित सदिश ए, ये स्थित सदिश बी, और ये स्थित सदिश सी। इस तरह से यहां पर ये स्थित सदिश है इनके से। ऐसी स्थिति में ये तीनों असंरेखीय है,
कोई इसमें सरेख वाली स्थिति नहीं है। अब आप यहां से दो सदिश प्राप्त कर सकते हो, एक तो ए बी सदिश प्राप्त कर सकते हो और एक मान लीजिए आप ए सी सदिश प्राप्त कर सकते हो। ये इस तरह से ये दो सदिश मान लीजिए आपने प्राप्त कर लिए इस तरह से, ए बी और ए सी। तो दोनों के दोनों ए बी और ए सी जो सदिश है वो समतल के ऊपर स्थित होंगे, ये समतल पर स्थित होंगे। और मान लीजिए इसमें कोई एक स्वेच्छ बिंदु P है अपना, ये स्वेच्छ बिंदु P है, इसका स्थित सदिश मान लीजिए आपके R है इस तरह से, ये A, ये B और ये C, ये सदिश है। और P जो है वो आपके स्थित सदिश जो है वो R है। तो जो आपके AP जो सदिश बनेगा, AP सदिश, ये बराबर हो जाएगा R माइनस A, एक ये सदिश हो जाएगा। ये सदिश आपके हैं। इधर से आप AB सदिश यदि निकालेंगे तो AB सदिश हो जाएगा B माइनस A और AC जो सदिश है वो हो जाएगा C माइनस A। ये इस तरह से आपको ये तीन सदिश प्राप्त हो जाएंगे। और तीनों सदिशों में आप यदि इन दो सदिशों AB और AC इन दोनों का यदि सदिश गुणनफल ज्ञात करें तो सदिश गुणनफल में आप जानते हैं कि उनके लंबवत मात्रक सदिश आता है हमेशा। उनके मापांक का भाग जब तक नहीं दोगे तब तक तो वो सदिश रहेगा, और मापांक का भाग दे दोगे तो मात्रक सदिश बन जाएगा। तो ये AP, AB और AC इनका जो सदिश गुणनफल है वो इस समतल के अभिलंब सदिश हो जाएगा। समतल के अभिलंब सदिश बराबर हो जाएगा AB क्रॉस AC। और ये जो सदिश आपके अभिलंब बनेगा, इस अभिलंब सदिश की आप AP, इस AP से जब आप ये अदिश गुणनफल करोगे तो AP सदिश जो है वो भी आपके समतल में स्थित है, तो इसके भी अभिलंब हो जाएगा। अतः AP सदिश R माइनस A और यहां पर इसकी जब गुणा करोगे बिंदु गुणनफल AB क्रॉस AC तो ये बराबर 0 आएगा। ये आप मान रख लीजिए सारे के सारे इसमें, R माइनस A डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस A और ये बराबर 0। इनको देखिए, सरल करके देखिए, R माइनस A डॉट ये B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C और प्लस A क्रॉस A। अब ये गुणनफल तो 0 हो जाएगा, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। और इनकी देखो आप दिशा बदल लो, R माइनस A डॉट B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B और प्लस C क्रॉस A। आप ये सूत्र याद रख सकते हो, और ये सूत्र नहीं याद रखना चाहो तो आप ये सूत्र याद रख सकते हो। दोनों में से कोई सा याद कर लेना, जबकि आपको तीनों बिंदु के स्थित सदिश दिए हुए हों तो चाहे तो ये सूत्र याद कर लेना, उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, और चाहे ये सूत्र याद कर लेना। ये दोनों में से कोई सा एक सूत्र आप काम में ले सकते हो और स्वयं उसके फिर उसको कैलकुलेट करके आप उस समतल का समीकरण निकाल सकते हो। यदि देखिए आपको तीनों बिंदुओं के स्थित सदिश ने दे करके उनके निर्देशांक दिए हुए हों तो देखिए आपके क्या समतल का समीकरण बनेगा। यदि A बिंदु मान लीजिए x1 y1 z1, B बिंदु है मान लीजिए x2 y2 z2 और C बिंदु है आपके x3 y3 z3, इस तरह से, तो समतल का समीकरण होगा, आप एक सारणी का प्रयोग करेंगे। पहली पंक्ति में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दूसरी में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तीसरी में x3 माइनस x1,
y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 और इक्वल टू 0। आप इसका प्रयोग करके डायरेक्ट और आप समतल का समीकरण निकाल सकते हो। यह सीधा सूत्र हो जाएगा, जबकि आपको 3 बिंदु दिए हुए हों तो 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय रूप में समीकरण इस तरह से आ जाएगा। आप ये दोनों समीकरण जो प्रकार के हैं ये सदिश रूप है और ये कार्तीय रूप है। आप इन समीकरणों को नोट कर लीजिए। देखिए, समतल का अपने अंतःखंड रूप देखने जा रहे हैं। इसमें आपको कौन सी बातें दिए होने पर आपको अंतःखंड रूप मिलता है। यदि समतल x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों के साथ क्रमशः z अक्ष के साथ क्रमशः A, B, C अंतःखंड काटता हो तो समतल का समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। वैसे देखिए, आपने मिलता जुलता समीकरण ये क्लास 11 में पढ़ा था सरल रेखा के अंतःखंड रूप में। सरल रेखा में जो कि x अक्ष पे a और y अक्ष पे b अंतःखंड काटती थी, उसका समीकरण होता था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये चूंकि आपके त्रिविमीय की स्थिति है और समतल में आपके वो तीसरा विमा जो मान लो कटेगा उसका वो तीसरा होगा जाएगा z अपॉन c इज इक्वल टू 1। इसके चित्र की स्थिति एक बार देख लो, मतलब ये किस तरह से क्या कटता है। ये जैसे ये मान लीजिए अक्ष है इस तरह से, ये समतल है यूं, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये आपके x अक्ष है, ये a बिंदु, ये b बिंदु और ये c बिंदु, ये मूल बिंदु है। तो o से a तक की दूरी जो है ये x अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा, o से b तक की दूरी y अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा और o से c तक की दूरी जो है वो z अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड हो जाएगा। ये दूरी a, OA दूरी a है, OB दूरी b है और OC दूरी c है। और ऐसी स्थिति में देखिए, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके निर्देशांक बनेंगे a0 0, इसके निर्देशांक बनेंगे 0 b0 और c के निर्देशांक बनेंगे 0 0 c। मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 0 होते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज बनता है ABC, एक त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको ये ध्यान में रखने हैं। जो भी इस त्रिभुज से संबंधित फिर जानकारी आपको कोई लेनी हो तो वो इन शीर्षों के निर्देशांकों से ही आप ये जानकारी प्राप्त करोगे। आप इसको नोट कर लीजिए और उस समय भी आप इसको काम में लेंगे। काम में कब लेंगे इस समीकरण को? उस समय लेंगे जबकि किसी प्रश्न में आपको अंतःखंड संबंधी बात दे रखी हो और आपको समीकरण मानना पड़े तो हमेशा ये समीकरण मानना, ABC अंतःखंड मान करके और ये समीकरण लिखना। चलिए आप नोट कीजिए इस प्रश्न को। दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतल जहां आपस में एक दूसरे को काटते हो तो वहां पर ध्यान रखिएगा, हमेशा एक सरल रेखा बनती है। जब भी दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदन पे एक सरल रेखा बनती है। तो आप उस सरल रेखा जहां पर वो बनती है उसमें से होकर के कोई समतल निकल जाए, यानी यूं कह सकते हो कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल या दो समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा को समाहित करने वाला समतल या दो समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाला समतल, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। यह आपके दोनों स्थितियों में आपको सूत्र याद रखना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सदिश रूप देखिए। यदि एक समतल का समीकरण r डॉट n1 इज इक्वल टू q1 तथा दूसरे का r डॉट n2 सदिश इज इक्वल टू q2 हो तो दोनों के
प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण होगा r डॉट n1 माइनस q1 प्लस लैम्डा इंटू r डॉट n2 माइनस q2 इज इक्वल टू 0। देखिए समीकरण आप इस रूप में भी याद रख सकते हो चाहो तो, ये स्थिति, और बिल्कुल सिंपल स्थिति है, कोई याद रखने में दिक्कत नहीं है। आप दोनों के सारे पद जो है वो एक साइड में पक्षांतर कर लेना, एक पहले वाले समतल को तो वैसे के वैसे लिख लेना और दूसरे वाले समतल को किसी अचर राशि लैम्डा से गुणा करके लिख देना, जोड़ देना, इज इक्वल टू 0। या यूं भी लिख सकते हो आप चाहो तो इस तरह से कि आप ये r जैसे इनमें से कॉमन निकाल लो, आप इस तरह से कॉमन निकाल लो r यहां से, और ये n1 प्लस लैम्डा n2 यूं कर लो, डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, और इस q वाले पदों को आप दाईं तरफ लिख लेना, चाहे इस तरह से लिख लेना, q1 प्लस लैम्डा q2। ये भी चाहो तो आप ये लिख सकते हो, इस रूप में लिख लो या इस रूप में लिख लो, आपकी मर्जी है, आप किसी रूप में याद रखना चाहो उसको याद रख सकते हो। लिखने के बाद में आपको लैम्डा का मान इसमें निकालना पड़ेगा। प्रश्न में कोई न कोई आपको प्रतिबंध दिया हुआ होगा, उस प्रतिबंध को इस पर लागू करोगे। और लागू करने से पहले एक बात और भी जरूर ध्यान कर लेना आप कि यहां पर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप इनके गुणांक भी इकट्ठे करने पड़ जाएंगे, तो आप उनको जरूर इकट्ठे कर लीजिएगा। और फिर जो भी आपको कंडीशन प्रश्न में दे रखी हो उस कंडीशन को इसके ऊपर लगा करके और आप इसको हल करेंगे लैम्डा के मान के लिए। कोई बिंदु दे रखा हो तब तो उस बिंदु का स्थिति सदिश जो बने वो आर की जगह रख देना, ये समीकरण बन जाएगी। और यदि मान लो अन्य कोई शर्त दे रखी हो तो वो लगा देना उसके ऊपर, आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा। कार्तीय रूप की स्थिति देखिए, यदि समतलों के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 हों, तो दोनों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण, स्थिति वही है इसकी तरह से ही। एक समीकरण आप लिखिए पहले इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और प्लस दूसरे को लैम्डा से गुणा कीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और बराबर 0। और वही जो प्रश्न में आपको कंडीशन दे रखी हो उस कंडीशन को लगा करके आप लैम्डा में समीकरण प्राप्त कर लेंगे और इससे आपके लैम्डा का मान आ जाएगा, जो आप इसमें रखेंगे तो समतल का समीकरण आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, देखिए आपने ये समीकरण देखे हैं यहां, ये कहलाते हैं समतल का व्यापक समीकरण। इसको नोट कीजिएगा। किसी भी समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 होता है। यहां a b c समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये समतल का व्यापक समीकरण है। और आपको अगर कार्तीय रूप में समीकरण दिया हुआ होगा किसी प्रश्न में, सदिश रूप में जैसे मैंने आपको बताया था r डॉट n इक्वल टू क्यू टाइप से होता है, और कार्तीय रूप में ये स्वरूप होता है। अगर आपको कार्तीय रूप में समीकरण दिया होगा तो इस तरह दिया हुआ होगा, ये x का पद, y का पद, z का पद और अचर पद। और आपको इस तरह के
प्रश्न दे करके और उसका अभिलंब रूप में या अंतःखंड रूप में या किसी अन्य रूप में परिवर्तन भी करवाया जा सकता है। विशेष करके दो स्वरूपों में परिवर्तन करवाया जाता है, या तो अभिलंब रूप में या आपके अंतःखंड रूप में। दोनों स्थितियां आप देखिए किस तरह से परिवर्तित करते हो। मैं आपको इसके परिवर्तन की स्थिति बता देता हूं, आपके एक बार ये नोट कर लो। आप अन्य स्वरूपों में परिवर्तन किस तरह से करोगे, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें आपको सदिश रूप या कार्तीय रूप दोनों में से कोई सा भी दिया हुआ हो सकता है। मान लीजिए आपको सदिश रूप दे रखा, तो देखिए कैसे करोगे। यदि समतल का समीकरण r डॉट n बराबर q स्वरूप में हो, तो अभिलंब रूप में आपके ध्यान होगा, आपने इस तरह से सूत्र पढ़ा था अभी, ये जिसमें कि r के साथ में जो सदिश गुणनफल में आता है वो आपके अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश है, जबकि इस स्वरूप में ये मात्रक सदिश नहीं है। नंबर 2, ये p अभिलंब की लंबाई है, जबकि यहां पर q अभिलंब की लंबाई नहीं है। इसलिए इसको रूप को बदलने के लिए सबसे पहला काम आपका यह होगा कि जो ये q का मान हो इसको आप दाईं तरफ रखिए। q का पद यदि बाई चांस बाईं तरफ है तो दाईं तरफ रखिए, यह सबसे पहला काम। नंबर 2, क्योंकि ये इधर आपके अभिलंब की लंबाई बनने वाली है चेंज होकर के, इसलिए इसको धनात्मक रखिए, ऋणात्मक लंबाई नहीं होती है। यानी स्थिति यह हो जाएगी आपके नंबर 1, Q को दाईं ओर ले जाते हैं, और यदि पहले से ये दाईं ओर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, इसे धनात्मक बनाते हैं। यह स्थिति यदि Q पहले से दाईं ओर है और धनात्मक भी है तो दो काम आपके कम हो जाएंगे। फिर तीसरा काम क्या बचेगा, n का जो मापांक है इसका, यानी i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग और प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग, इनको जोड़ करके उसका वर्गमूल लेंगे तो इसका मापांक आ जाएगा। n कैप से दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो इधर तो देखिए n कैप का इसका n के मापांक का जब आप यहां तो भाग दोगे तो ये तो n कैप में चेंज हो जाएगा, और इधर मापांक में जब भाग दोगे तो जो मान आएगा वो p का आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर है n कैप, ये बनेगा, ये बराबर n कैप के होगा, और Q में जो भाग लगेगा इसका वो बराबर P के होगा। तो ये आपके अभिलंब की लंबाई आ जाएगी, और साथ के साथ ये अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश भी आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो i कैप, j कैप, k कैप के गुणांक बनेंगे यहां पर आकर के वो तिक कोसाइन बनेंगे इसके। ये दोनों बातें आप याद कर सकते हो। यदि दूसरी स्थिति, यदि समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 हो, तो देखिए कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले d को दाईं ओर ले जाएंगे एवं धनात्मक बनाएंगे। जैसे उसमें अपन ने Q को ले गए थे दाईं ओर, वैसे इसमें भी D को दाईं ओर ले जाएंगे और धनात्मक भी बनाएंगे। यदि ये पहले से अचर पद दाईं ओर है और धनात्मक भी है तो ये काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम फिर आपको देखिए ये करना पड़ेगा इसमें। नंबर 2, ये आप थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा इस तरह से।
नंबर 2 √a² प्लस b² प्लस c², यानी x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, इनका वर्गमूल लेकर के का भाग देंगे। इस तरह से आप ये दोनों पक्षों में इसका भाग दोगे तो यहां पर जो x, y और z के गुणांक आएंगे वो तो इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे, अभिलंब के दिक् कोसाइन हो जाएंगे, और जो यहां पर d के बटे में ये संख्या आएगी वो अभिलंब की लंबाई हो जाएगी। तब a बटे √a² प्लस b² प्लस c², b बटे √a² प्लस b² प्लस c² और c बटे √a² प्लस b² प्लस c², ये तो अभिलंब के दिक् कोसाइन तथा q बटे d बटे √a² प्लस b² प्लस c², ये दाईं ओर जो है आपके ये अभिलंब की लंबाई होगी, ये स्थिति हो जाएगी। यदि आपको इस व्यापक स्वरूप को अंतःखंड रूप में बदलना हो तो अंतःखंड रूप में ध्यान रखिएगा, आपको मोस्टली बस यही स्वरूप दिया हुआ होगा, इसको अंतःखंड रूप में बदलना है। इस अंतःखंड रूप में बदलने के लिए भी आपको सबसे पहले यह काम तो करना ही पड़ेगा, d को आपको दाईं ओर ले जाना पड़ेगा और फिर उसका चिन्ह सहित आपको भाग देना है। चिन्ह सहित भाग देना है तो फिर जो आपके x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक आएंगे वहां पर ऊपर गुणांक एक एक करते हुए उसको अंश में की बजाय हर में ले आना सभी गुणांकों को, वो आपके अंतःखंड हो जाएंगे। इस तरह से मान लो कोई प्रश्न जब आएगा तब आप इस विधि को और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है मैं आपके ये यहीं समाप्त करता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको फिर अन्य बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।